हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक साउथ कोरियन सीरीज जिसका नाम है दी साइलेंट सी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होने वाला है तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना और कमेंट में बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम एक लैंडिंग मॉड्यूल को देखते हैं जो कि मून पर क्रैश हो चुका है। मॉड्यूल के अंदर कैप्टन सभी चीजों का जायजा ले रहे होते हैं तो पता चलता है कि मॉड्यूल का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिसकी वजह से अर्थ से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है और हम एक मीडिया रिपोर्टर को देखते हैं जिससे पता चलता है कि पृथ्वी का लगभग आधा पानी सूख चुका है और मीठे पानी की कमी की वजह से फसलें खत्म हो रही हैं और इस कारण से दुनिया भर में लोग मारे जा रहे हैं। और पानी की कमी चलते हुए पशुपालन को खत्म कर दिया गया है और जो लोग अवैध रूप से जानवरों को पाल रहे हैं उनके घरों पर छापा पड़ रहा है और उनके जानवरों को पकड़कर मार दिया जा रहा है ताकि खाने और पानी को बचाया जा सके। फिर हम एक भयानक नहर देखते हैं जिसमें लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं और पानी बारी बारी से आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए मीठा पानी भर सके। और सरकारी फैसिलिटी में जो पानी उन्हें मिल रहा है वो बहुत ही महंगा है और लोग रेट का है। दरअसल इस दौर में लोगों के काम पर उन्हें उनके स्टेट के हिसाब से पानी मिल रहा है और पानी की क्वालिटी को बांटा गया है, जिसके चलते मिडिल क्लास और लोअर क्लास को पानी मिल रहा है बहुत ही बेकार क्वालिटी का, और इसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस बात के चलते ही निचले स्तर के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हम एक किम नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो कि डॉक्टर सांग नाम की एस्ट्रोबायोलॉजर के पास जाते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट मून मिशन के लिए डायरेक्टर जूही ने आपका नाम रेडिमेट किया है। मगर डॉक्टर सांग इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और फिर कौन कहता है कि आप पहले ये जान लो कि आपको किस मिशन पर भेजा जा रहा है। इसके बाद जाने और ना जाने का डिसीजन लेना। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर जान मिशन के बारे में जानने के लिए एसएसए क्वार्टर जाती हैं। मीटिंग में होते हैं उनके क्रू मेंबर कैप्टन हान और डॉक्टर हॉन, और E1 और E2 होते हैं वहां पर। हवान के अलावा 4-5 और लोगों से मिलती है। मीटिंग में टीम को बताया जाता है कि 5 साल पहले मून के बेल हिल स्टेशन में जो रेडिएशन लीक हुआ था उसकी वजह से सारे लोग मारे गए थे और अब सरकार उसी स्टेशन को बंद कर रही है। मगर वहाँ कुछ ऐसा है जो कि बेहद ही कीमती है और स्टेशन बंद होने से पहले तुम्हें वो वहां से लाना है, उसे लेकर आना है। और तुम सबका ये मिशन सिर्फ 24 घंटे का होगा। इसमें स्टोरेज एरिया में जाना है और वहां से तुम्हें कुछ सैंपल लेने हैं जो कि कैप्सूल में बंद है। अब यहाँ डॉक्टर सांग कहती हैं कि हमें आपने ये सैंपल लाने को तो कह दिया, लेकिन ये भी तो बताओ कि कैप्सूल में क्या है और हमें उस पर कितना खतरा है। फिर डायरेक्टर सुई बात को काटते हुए कहती हैं कि स्टेशन में कोई हादसे की वजह से हमारे पास सैंपल के बारे में ज्यादा कुछ डेटा नहीं है और इसी कारण से हम और कुछ नहीं बता सकते। अब मीटिंग खत्म होने के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजने की तैयारी हो रही है और आखिरी टाइम पर रॉकेट के को पायलट को बदलकर ली जीसू को भेज दिया जाता है, जिसके बारे में क्रू मेंबर कुछ भी नहीं जानते। और इसको पायलट का उसका एटीट्यूड भी बिल्कुल असभ्य होता है कि बिना तमीज का, जिस कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च होता है और पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल जाता है, मगर हम चांद के ऑर्बिट में दाखिल होता है तो रॉकेट के लैंडिंग मॉड्यूल का एक स्तर निकल जाता है। इसके चलते रॉकेट अस्थिर होने लगता है। फिर कैप्टन डिसीजन लेता है कि लैंडिंग मॉड्यूल को अलग कर दो वरना सब मारे जाएंगे। वो लैंडिंग गियर को अलग करते हैं। वे बेहद अनिश्चित तरीके से चांद की सतह पर गिरते हैं और लैंडिंग की जगह से 7.5 किलोमीटर दूर उनका एक ऑपरेटर के पास क्रैश हो जाता है। मॉड्यूल क्रैश होने के बाद सारे लोग बाहर निकलते हैं और बेल हिल स्टेशन तक जाने के लिए पैदल ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उन्हें पहले बेल हिल स्टेशन जाना होगा क्योंकि उन्हें पृथ्वी से संपर्क करके बताना होगा और बैकअप टीम बुलानी होगी। अब जब वे सब स्टेशन की तरफ पैदल जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रहा है और क्रैश लैंडिंग में मिस्टर वान की पसलियां टूट गईं। इसके चलते उनके लंग्स पंचर हो गए और साथ ही उनके मुंह से बहुत खून आ रहा है। टीम एक जगह रुकी उन्हें थोड़ा रेस्ट देती है ताकि वे थोड़ी हिम्मत जुटा सके, मगर कोई फायदा नहीं होता और मिस्टर वांग वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। मगर मरने से पहले मिस्टर वांग अपनी टीम को बार बार पानी कहकर कुछ संकेत देना चाहते थे, मगर पंक्चर लंग के चक्कर में वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और उनके मरने के बाद टीम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले ही स्टेशन पर आ चुका हो और सिर्फ वो सब निराश होकर अपने आगे का सफर करते हैं और स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इस स्टेशन पर सबसे पहले सारे मेंबर अपने टैंक में ऑक्सीजन भरते हैं और जी भर का सांस लेते हैं। लेने के बाद क्रू मेंबर सबसे पहले कमांड सेंटर जाने का प्लान बनाते हैं
जब वो गलियारे से कमांड सेंटर जा रहे हो, देखते हैं कि गलियारे में कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, जो कि उनके देश की एस्ट्रोनॉट्स की नहीं है। और उसकी ड्रेस को देखने पर पता चलता है कि ये आरएसएस के हैं और इनका काम स्पेस में हो रही रिसर्च को लूटना होता है। और डॉक्टर हॉन्ग नोटिस करती है कि इस आदमी की मौत डूबने से हुई है। क्रू मेंबर कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ तो पानी के नामो निशान भी नहीं दिख रहे। इस पर डॉक्टर होम कहती है कि मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा, अगर इसकी मौत रेडिएशन से हुई है तो इसके मौत का सिस्टम डूबने वाला क्यों लग रहा है, जबकि इस स्टेशन पे तो रेडिएशन फैला था। अब इस मिस्ट्री के बाद क्रू मेंबर आगे बढ़ते हैं। तब तब सोचेन महसूस करता है और देखता है कि रेडिएशन मीटर में कोई रेडिएशन दिखाई ही नहीं रहा। और कैप्टन कहता है कि शायद इस सेक्शन पे रेडिएशन लीक ही ना हुआ हो। फिर सूचन कहता है कि सेक्शन के हिसाब से रेडिएशन लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही रेडिएशन का ना होना ये तो इम्पॉसिबल है। ये सब सुनकर ही डॉक्टर सांग कहती है सरकार ने ये सब पहले ही एक्सीडेंट की जो भी बधाई हो, जरूरी नहीं वो सच हो, और यहाँ जो भी हमें सब मिला वो सभी अलग ही मिस्ट्री तक जा रहा है। और फिर डॉक्टर सांग इस बात को कैप्टन से ज्यादा कहती है, लेकिन कैप्टन कहता अगर इस पर जरूरत होगी तो आगे बात करेंगे, जरूर गौर करूंगा, लेकिन ये सब यहाँ पर क्या हुआ ये जरूरी नहीं है हमारा जानना। इन सब बातों का विचार करने के बाद वो सब कमांड सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर पहुंच जाते हैं और पूरे पहले स्टेशन की पावर को ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद और डॉक्टर सांग देखती है कि कमांड सेंटर में भी रेडिएशन की कोई मात्रा नहीं है। तब डॉक्टर सांग अपना हेलमेट उतार देती है इसे देखते ही और कहती है मुझे तो यहाँ सब नॉर्मल लग रहा है, और चाहो तो तुम सब भी अपना हेलमेट उतार दो। फिर सब अपना हेलमेट उतार देते हैं और कैप्टन सूजन को एयर फ्यूरिंग फैन चलाने को कहता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कैप्टन क्रू मेंबर को 3 अलग अलग टीम में बांटता है और उन सबको कैप्सूल ढूंढने के लिए, कैप्सूल को इकट्ठा करने के लिए 3 टीम को अलग अलग स्टोरेज में भेज देता है। तीनों टीम अपनी अपनी लोकेशन पे जाती हैं और सभी को रास्ते में बहुत सी लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ये सभी लोग डूबकर मरे हैं। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है, कि ये बात किसी को समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कैसे हो सकता है कि स्टेशन पर तो इतना पानी ही नहीं है कि सभी को डुबाया जा सके। फिर हम देखते हैं कि स्टोरेज रूम तक जाते हुए डॉक्टर सांग बार बार की डाटा रूम की लोकेशन को भी ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो इस बात को जानना चाहती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ पर क्या सर्च हुई और यहाँ के लोगों की कैसे जान गई। फिर को पायलट ली कैप्टन गोंग से कहता है कि पीछे गली से मुझे एक बायोमेट्रिक सिग्नल आ रहा है, जबकि यहाँ इस सेक्शन में हम 3 लोग ही मौजूद हैं। फिर कैप्टन गोंग बायो सिग्नल चेक करने चला जाता है। फिर ली डॉक्टर सांग से कहता है कि मैं भी आपकी तरह यहाँ हुई मौत की वजह को जानना चाहता हूँ, इसलिए आप जाकर आप डेटा रूम को ढूंढो, तब तक मैं कैप्टन जो को उलझा कर रखूंगा। और ली यहाँ जो भी कर रहा है वो सब उसकी चाल है और वो RX से जुड़ा हुआ है, जो कि स्पेस रिसर्च को चुराते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और बाकी टीम को स्टोरेज 1 और 2 में कोई सैंपल नहीं मिलता और सारे कैप्सूल खाली होते हैं और उन्हें या तो उनसे पहले ये सब एक सैंपल RX वाले ले गए हैं या तो उस एक्सीडेंट के दौरान इन सब रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि सूचन को डेस्क के नीचे एक रेड कैप्सूल दिखता है और वहां पर एक साइंटिस्ट की लाश भी रखी हुई है। सूचन उस साइंटिस्ट की लाश के ऊपर से और सूचन उस साइंटिस्ट की लाश के बॉडी के ऊपर हाथ रख के उस कैप्सूल को खींचने की कोशिश करता है। तभी साइंटिस्ट के मुंह से एक छोटा सा वायरस निकलकर सूचन की आंख पर लग जाता है, जो कि उसे महसूस भी नहीं होता। फिर सूचन कैप्सूल को निकालता है और देखता है कि वो भी खाली है। देखते हैं कि बहुत ढूंढने के बाद भी डॉक्टर सांग को वो सैंपल नहीं मिलता और डाटा रूम भी नहीं मिलता। तब वो स्टोरी रूम की तरफ आने लगती है तो और दूसरी तरफ देखें कि सूचन की आंख में जब से वो वायरस गया है उससे बहुत पसीना आने लगा है और उसे हर तरफ स्टारफिश दिख रहे हैं और उसी वक्त उसकी हालत भी गंभीर होने लगती है। फिर देखते हैं कि डॉक्टर सांग स्टोरेज रूम की तरफ आती और दूसरी तरफ हम चीफ गोंग को देख उन्हें भी कोई नहीं मिलता और तब उन्हें लगता है कि शायद मशीन हो गई है, इसलिए वो गलत बायो सिग्नल दिखा रही है। फिर दिखाते हैं कि जब ली अकेला था वो स्टोर रूम का दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और वो एक कैप्सूल को ढूंढ लेता है। जब डॉक्टर सांग वहां पर पहुंचती है और देखती है कि ली कैप्सूल लेकर दरवाजे पे खड़ा हुआ है और उसको अंधेरे में से कोई वापस स्टोर रूम के अंदर खींच लेता है और उसको जान से मारकर कैप्सूल को वेंटिलेशन कक्ष में लेकर भाग जाता है। और डॉक्टर सांग जल्दी से सारे क्रू मेंबर को बुलाती है और सब कुछ बताती है जो हुआ था कैप्टन को। इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर तुम इस रूम को छोड़ के काहे के लिए गई थी, कैप्टन सांग पूछता है। सांग कहती है मैं बस एरिया की तलाशी ले रही थी। ये सब बातचीत चल रही होती है कि और कुछ लोग वापस कमांड सेंटर में आ जाते हैं और कमांड सेंटर में सूचो की तबीयत खराब होने लगती है और वो ढेर सारी पानी की उल्टियां करता है और किम सुन जल्दी से डॉक्टर सॉन्ग को बुलाता है और डॉक्टर सॉन्ग भागते हुए जल्दी आती हैं और प्रॉपर सूट पहनने के बाद सूचन को उठाकर ले आती हैं और वो अपनी बॉडी से इतना पानी निकालता है कि इंसान की बॉडी में उतना पानी होता ही नहीं है और ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और कैप्टन के साथ सब लोग पहुंचते हैं और चीफ गोंग वहां अंदर आने की कोशिश करता है। जीचेन असल में उसका छोटा भाई होता है।
लेकिन उसको अंदर जाने नहीं देते क्योंकि सूचेन की मौत किस कारण हुई ये अभी भी राज है। फिर डॉक्टर सांग और डॉक्टर हॉन्ग मिलकर पता लगाते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई, कि आखिर सूचेन को क्या हुआ था। फिर कैप्टन सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ यहाँ की सिचुएशन कैसी हो रही है, मगर हमें अपने आप को संभालना होगा। कैप्टन चीफ गोंग और ईटो को स्टाफ की चेक करने को भेजता है कि वो कातिल को ढूंढ सके। रियो और सुन को वापस पृथ्वी से संपर्क करने को कहता है ताकि वो बैकअप टीम बुला सके। सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर सॉन्ग जब पोस्टमार्टम कर रही होती हैं और डॉक्टर सॉन्ग रूम के बाहर कंप्यूटर में सीक्रेट डेटा को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता क्योंकि सभी डेटा पर सिक्योरिटी लगी हुई है। डॉक्टर सॉन्ग किसी बहाने से दोबारा डाटा रूम ढूंढने चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और चीफ उस वेंटिलेटर के अंदर उस घुसपैठिए को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और वेंटिलेटर के अंदर उनको जगह जगह पर चौक से आंख बनी हुई दिखती है। इससे पता चलता है कि वो घुसपैठिए यहाँ पर सालों से हैं। तभी चीफ को मशीन में एक बायोमेट्रिक सिग्नल दिखाई देता है और वो बहुत तेजी से भागता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। चीफ और कैप्टन गन लेके उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर और वो बायो सिग्नल उनकी तरफ आता है और निकल जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता। असल में वो जो भी था वो डट के अंदर नहीं, डट के ऊपर से भाग रहा था। फिर हम डॉक्टर सांग को देखते हैं कि वो डेटा रूम को ढूंढने में नाकाम रही। फिर वो कुछ मरे हुए लोगों का सैंपल लेके वापस डॉक्टर हांग के पास आ जाती हैं। डॉक्टर हांग ने सूचेन का पोस्टमार्टम कर लिया है और रिपोर्ट वो भी सेम है। उसकी मौत डूबने से हुई है, मगर वो अंदर से डूब के मरा है। उसके शरीर में इतना पानी भर गया था, उसके फेफड़े पानी से डूब गए थे, इस वजह से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर सांग और डॉक्टर सू उसके खून का चेक करती हैं तो उसमें उसे कुछ वायरस नहीं मिलता जिससे इंसान की मौत हो सके। उन्हें उसमें बस मिलता है क्रिस्टल क्लियर पानी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और चीफ और बाकी खोजी क्रू उस कमांड सेंटर में वापस आ जाते हैं। पता चलता है कि अभी भी पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। क्यू और सुन कहते हैं उन्होंने सिस्टम को चेक कर लिया है, लेकिन सिस्टम में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं दे रही है। शायद गलती हार्डवेयर में हो, लेकिन कम्युनिकेशन हार्डवेयर पैनल काफी नीचे लगे हुए हैं और क्यू कम्युनिकेशन को जैसे हार्डवेयर करेगा उसके 1 मिनट के अंदर अंदर एक हार्डवेयर पैनल को नए वाले पैनल से रिप्लेस करना होगा। इसमें कैप्टन कहता है कि इसमें दिक्कत क्या है। रियो कहता है कि वहां पर जाने वाली लिफ्ट अभी तक काम नहीं कर रही और वहां पे पहुंचना मुश्किल है। कैप्टन कहता है कि मैं रस्सी से लटकर वहां पे जाऊंगा, तुम इसे बस ओवरराइड करने की तैयारी करो। अब जब कैप्टन स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद डॉक्टर सांग आती है कि जब उस अननोन शख्स ने उस को पायलट को मारा था भी उसके काफी करीब गई थी, मगर उसने मुझे तो मारा नहीं। कैप्टन पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। कहती है कि मुझे लगता है कि वो कोई किलर नहीं है, असल में वो एक सर्वाइवर है। वो यहाँ रह चुका है और वो यहाँ पर 5 सालों से फंसा हुआ है। कैप्टन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि 5 साल तक यहाँ लिमिटेड सोर्सेज के साथ नहीं किया जाता। ये कहकर कैप्टन वहां से चला जाता है। फिर कैप्टन और चीफ कम्युनिकेशन हार्डवेयर को बदलने जाते हैं। फिर एकदम से सीन चेंज होता है और हम कैप्टन की बैक स्टोरी को देखते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि असल में कैप्टन इस रिस्की मिशन पर क्योंकि इसकी बेटी लो क्वालिटी वाटर के चक्कर में बहुत ही ज्यादा बीमार है कि अगर वो ये मिशन करेगा तो उसकी फैमिली के लिए वाटर क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी। फिर सीन चेंज होता है और वापस हम डॉक्टर सॉन्ग और हॉन्ग को देखते हैं कि वो सोचती हैं कि ये जो पानी सूचन की बॉडी से निकला है वो बहुत ही बिल्कुल पृथ्वी के पानी जैसा ही है, पर इसमें कुछ खासियत है जो इसको पृथ्वी के पानी से थोड़ा अलग बनाती है। इसका द्रव्यमान और घनत्व, इस पानी में कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं है, इसीलिए इसे डिस्टिल वाटर भी कहा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन रस्सी बांधकर नीचे कम्युनिकेशन पैनल की तरफ जा रहे होते हैं। उसको महसूस होता है कि नीचे से कुछ आ रहा है। दरअसल जो लिफ्ट 5 साल से बंद थी वो एकदम से ऊपर आने लगती है। फिर जल्दी से कैप्टन अपने आप को लिफ्ट के रास्ते से साइड करते हैं। तभी वो लिफ्ट इतनी तेजी से ऊपर जाके टकराती है, वो टकरा के नीचे की तरफ आ रही होती है और इस अफरा तफरी में कैप्टन को कुछ चोट आ जाती है और उनका सूट भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिससे सूट का ऑक्सीजन बहुत तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। इसके कारण भी कैप्टन कम्युनिकेशन पैनल पर आ जाते हैं और हार्डवेयर को रिमूव कर देते हैं, नया हार्डवेयर लगा देते हैं, लेकिन आखिर में लो ऑक्सीजन के कारण वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर जब कैप्टन की आंख खुलती है वो स्टेशन के अंदर ही होता है क्योंकि चीफ नीचे जाता है और कैप्टन को ऊपर ले आता है। फिर हम सांग और वॉन को देखते हैं कि उनकी सुई अभी भी सूचन के ऊपर अटकी हुई है। वो उस पानी के डेटा को पृथ्वी के ऊपर मौजूद सारे वायरस से मिलाती हैं, लेकिन वो किसी से मैच नहीं खाता। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन रियो आता है और उसे कम्युनिकेशन का अपडेट मांगता है, लेकिन कि हार्डवेयर चेंज होने के बाद कम्युनिकेशन डिवाइस अच्छे से रिबूट हो गया, मगर अभी भी वो पृथ्वी से कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है। कैप्टन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। कैप्टन कहता है कि रियो कहता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है कि वो खुद डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। फिलहाल हम कुछ नहीं कर पा रहे, मगर पृथ्वी से कांटेक्ट करना फिलहाल नामुमकिन है। फिर कैप्टन को स्क्रीन पर एक रिसीविंग सिग्नल दिखता है, लेकिन वो पृथ्वी से नहीं होता बल्कि वो स्टोरेज 3 में जा रहा होता है। अभी सब स्टोरेज 3 में जाते हैं और देखते हैं वहां पर ली की
पॉकेट में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस है कि सबको पता चलता है कि ली असल में आरएस का पार्टनर होता है। वो हमारी रिसर्च को चुराने आया था मगर वो अनफॉर्चुनेटली मारा गया। कैप्टन रियो को वो डिवाइस देता है और कहता है क्या तुम इससे कुछ कर सकते हो? रियो कहता है हाँ, इस डिवाइस से हम पृथ्वी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कैप्टन उसको डिवाइस देता है और कहता है कि मुझे कैप्टन च्यू से बात करवाओ। फिर वो कैप्टन च्यू से बात करता है और कहता है कि तुमने लास्ट मोमेंट पर को पायलट को क्यों बदला? तुमने आरएक्स के लिए काम करता था लियो, उसे यहाँ एक घुसपैठिया ने मार दिया। चोई कहती है कि को पायलट को बदलना अब एक जांच का मिशन है, मैं इस पर जरूर गौर करूंगी। फिर कैप्टन बताता है कि आपने जो भी इस मिशन पर आने की इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब गलत थी, क्योंकि यहाँ पर कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है। उन्हें बस एक लौता सैंपल मिला था, वो भी घुसपैठिया ले गया। और चोई कैप्टन को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की कंडीशन को जानती हूँ और तुम उस घुसपैठिया को पकड़ो और उससे सैंपल लो और मिशन को पूरा करो। और अपनी बेटी की बताते ही कैप्टन चोई को कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद हम डॉक्टर सॉन्ग और वॉन को देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर सॉन्ग को एक दिमाग में आइडिया आता है। वो अपनी एक सुई से अपनी उंगली में से खून निकालकर वो अपनी एक बूंद खून को उस एक बूंद पानी में डाल देती हैं। तभी हम देखते हैं कि तभी वो पानी की बूंद 1 से 2, 2 से 4, वो सैकड़ों में बदल जाती है। फिर वो उसको जमा देती हैं। फिर डॉक्टर सॉन्ग और वन भागते हुए उन क्रू मेंबर के पास आती हैं और बताती हैं कि उन्होंने जो भी पता लगाया वो सबको बताती हैं। डॉक्टर सॉन्ग कैप्टन से कहती हैं कि आपको पता था हम यहाँ क्या खोजने आए हैं? कैप्टन कहता है हाँ मुझे पता था वो सैंपल आखिर लूनर वाटर है, कि मुझे ये नहीं पता था कि उसका रिसर्च अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। डॉक्टर सॉन्ग बताती हैं कि देखने में तो ये पानी बहुत अच्छा लग रहा है मगर इसे कंट्रोल करने का हमारे पास कोई विचार नहीं है और ये बहुत तेजी से विभाजित होता है और ये शरीर में वायरस की तरह बढ़ता है। कैप्टन कहता है अगर क्या हो हम इसको कंट्रोल कर पाए पूरी पृथ्वी में को वापस पहले जैसा कर सकते हैं, इससे करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी। और यहाँ डॉक्टर सॉन्ग कुछ रिवील करती है कि मेरी बहन भी ऐसा ही सोचती थी और उसकी 5 साल पहले इसी स्टेशन में मौत हो गई थी। वो भी तो तुम कह रहे हो वो भी यही करना चाहती थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ फिलहाल लूनर वोटों को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद डॉक्टर सांग कैप्टन को एक रूम में ले जाती हैं जिसमें लेवल 1 सिक्योरिटी लगी हुई है। डॉक्टर सांग बताती हैं कि ये स्टेशन का डाटा रूम है। वो कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर हम इस खतरनाक चीज को पृथ्वी ले जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डेटा होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमें पछताना ना पड़े। डॉक्टर सांग की इस बात से कैप्टन कन्विंस हो जाता है और वो उस गेट को खोल देता है और वो दोनों अंदर जाते हैं कि डेटा रूम तो बहुत बड़ा है और वहाँ उनको जमीन पर एक पौधा दिखाई देता है और वो उस चैम्बर को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पौधे पेड़ होते हैं। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि चांद पर ये सब उगना एकदम मुश्किल है। फिर उनके साथी टनल के जरिए से उसके नीचे जाते हैं कि जिस जगह पे वो फिलहाल हैं वो एरिया मैप पर है ही नहीं। इससे ये पता पड़ता है कि इस जगह को या तो डिजिटल एरिया से रिमूव कर दिया गया है या तो इसे सीक्रेटली बाद में बनाया गया है। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक रूम मिलता है। उस रूम के अंदर हजारों के हिसाब से सैंपल रखे होते हैं। तभी उन सबकी नजर एक सैंपल पर पड़ी होती है क्योंकि वो टूट गया है और उससे ही सारे पेड़ पौधे बने हैं। उन्हें पता पड़ता है कि यहाँ के पौधे इतने बड़े क्यों हो पाए, क्योंकि उसने रूरल वाटर से कभी पानी की कमी नहीं हुई और ऑक्सीजन तो इन पेड़ों ने खुद ही प्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ पर एक अलग ही इकोसिस्टम है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर ढेर सारे सैंपल को इकट्ठा करते हैं मगर जो क्रू मेंबर बाहर खड़े होते हैं उन पर एक अनजान शख्स हमला कर देता है और एक क्रू के हाथ को उखाड़कर लूनर वाटर के सैंपल को छीन लेता है। कैप्टन रूम के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ये तो कोई इंसान का बच्चा है और मौका पाते ही पायलट चौंग उस पर गोली चला देता है तो उसको सैंपल छोड़कर भागना पड़ता है। जब वो शख्स भाग रहा होता है कैप्टन देखता है कि वो कोई लड़का नहीं एक लड़की है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ म्यूटेशन हो चुके हैं क्योंकि उसकी बॉडी पर उसकी स्पीड भी बहुत तेज है, उसके गले भी बहुत तरीके से फटे हुए हैं। उस लड़की के भागने के बाद फिर डॉक्टर सांग देखती है कि उस नूर वाटर की बोतल फट चुकी होती है तो उसका निकला हुआ पानी इवन की बॉडी पर जाके उसके खून से विभाजित होने लगता है बहुत तेजी से और सभी क्रू को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है सैंपल के साथ। डेटा रूम में आने का पता पड़ता है जब वो लड़की भागी थी उसने ईटू को भी जख्मी कर दिया था जिससे उसकी पसलियां टूट गई हैं और वो बेहोश हो गया है। ईटू को जल्दी से मेडिकल रूम में लाते हैं, उसके चेस्ट में छेद करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती हैं। इसमें ईटू का काफी ब्लड बाहर आ जाता है और ब्लड डोनेट करने के लिए रियो सामने आ जाता है। उसके अलावा ईटू का ब्लड किसी से मैच नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं रूम के बाहर मीटिंग करते हैं, कंक्लूजन करते हैं कि वो बच्ची ऐसी ही यहाँ नहीं पहुंची है, उसे 5 साल पहले यहाँ लाया गया होगा, वो हादसे के बाद बच गई होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि वो एक सर्वाइवल है, लेकिन उसे भी लूनर वाटर की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। वो बार बार हमारा पीछा कर रही ताकि वो लूनर वाटर को पकड़ सके। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन और चीफ और लोंगो
उस वेंटिलेटर में उस लड़की को ढूंढने निकलते हैं। अंदर जाने पर कैप्टन अलग अलग रास्ते पर, चीफ और यून अलग अलग रास्ते पर देखते हैं। बहुत घूमने के बाद वो तीनों एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये सब डक्ट एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, कि ये एक भूल भुलैया की तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सांग और वॉन डाटा रूम के अंदर डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करती है। तो यहाँ भी डॉक्टर सांग को निराशा हासिल कर मिलती है, क्योंकि इस डाटा को कोई और पहले ही डिलीट मार चुका होता है। अगर इसको किसने डिलीट किया, मगर ये एक राज है। तो डॉक्टर वोंग और सांग उस मेडिकल रूम में वापस आती हैं और देखती हैं कि रियू ने सारे सैंपलों को बाहर निकाल के रख दिया है, उसे एक बॉक्स में पैक कर रहा है। डॉक्टर सांग पूछती हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर रियू कहता है कि मैं तो इसे उस खतरनाक लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में वो झूठ बोल रहा है। सच्चाई ये है कि रियू भी एक आरएक्स से जुड़ा हुआ है और वो किसी तरह सैंपल को चोरी करना चाह रहा है। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होती है, तभी वो लड़की आ जाती है। रियू उसकी तरफ शूट करने के लिए रेडी हो जाता, मगर डॉक्टर सांग मना करती है। डॉक्टर वोंग सारे क्रू मेंबर को मेडिकल रूम में बुला लेती है कि लड़की आ गई है, मगर रियू अपने आप को रोक नहीं पाता। वो गोली चला देता है, मगर वो लड़की इतनी तेज होती है कि कोई भी गोली उसको छू नहीं पाती। वो लड़की रियो को मारकर गिरा देती है। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और डॉक्टर सांग सभी लोगों से कहती है कोई शूट नहीं करेगा। तभी डॉक्टर सांग बड़े आराम से उसके आगे आती है और उसे लूनर वाटर की बोतल उसके सामने रख देती है, ताकि वो उस लड़की का विश्वास जीत सके। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर सांग उस लड़की को कैप्सूल दे देती है। वो लड़की कैप्सूल को लेकर भागने वाली होती है, तभी रियो उठ जाता है और फायर कर देता है और वो गोली मार देता। गोली लड़की के शरीर से आर पार होकर कैप्सूल पर पड़ जाती है और उसकी बोतल फूट जाती है और वो लड़की वहीं पर गिरकर झटपटाने लगती है। सभी लोग नोटिस करते हैं कि उस लड़की के बॉडी पर जो छेद बना है वो कुछ समय बाद ही गायब हो जाता है और लड़की के होश में आते ही वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन रिसोव ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर से बात करता है। उसका नाम किम होता है। उसे सीक्रेट कॉल करता है, पूछता है कि तुम लूनर वाटर के बारे में कुछ जानते हो। किम कहता है फिलहाल तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम लूनर वाटर के बारे में जानना चाहते हो तो कि तुम डॉक्टर सांग के साथ बात करो। ये कहकर किम ऑफलाइन हो जाता है और वो सब उस लड़की को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। उसको जिंदा पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी एक इंसान होती है, क्योंकि उस पर लूनर वाटर का जानलेवा रिएक्शन नहीं होता। कि हम उस लड़की को जिंदा पकड़ लेंगे तो हमें उसके बाद लूनर वाटर का राज भी पता चल जाएगा। बाद हम देखते हैं कि इस प्लान को सब एग्जीक्यूट करने के लिए उस जगह पर चले जाते हैं और पीछे से रियो बचे हुए 4 कैप्सूल को एक डब्बे में डाल देता है और ईटो को मार देता है, मारकर भाग जाता है। फिर हम डॉक्टर सांग को देखते हैं कि वो कैप्सूल लेकर एक गलियारे में खड़ी हुई होती है। प्लान ये है कि वो उस कैप्सूल को एक गलियारे में रखेंगे और वो लड़की जो कैप्सूल लेने आएगी तो वो उसको गेट बंद करके पकड़ लेंगे। लड़की को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर उसको पकड़ में ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसा प्लान किया गया था वैसा ही होता है और वो बच्ची वहां पर आ जाती है। कि वो बच्ची कैप्सूल के लालच में वहां पर आती है और दोनों तरफ से उस गेट को बंद कर दिया जाता है। कि वो लड़की इतनी तेज होती है कि सामने वाला गेट बंद हो रहा होता है कि तो वो भागकर उस गेट से नीचे निकलती है, लेकिन उसका पेट दब जाता है और वो दर्द के मारे रोने लगती है। डॉक्टर सांग उस लड़की को पकड़ती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसको काट लेती है। टेम्पल डॉक्टर सांग देखती है कि उस लड़की के गर्दन पर लूना 73 लिखा हुआ है। डॉक्टर सांग को पता चलता है कि ये लड़की लूना प्रोजेक्ट का एक सैंपल होती है और वो कैप्टन वहां आकर लड़की को बेहोशी वाला तीर लगा देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉन्ग मेडिकल रूम में दाग जाती है तो उनको ईटो नहीं मिलता और ना वहाँ पर रियो होता और वो टीम से पूछती है क्या तुमने वहाँ पर किसी रियो या ईटो को देखा है? तो कैप्टन मना करते हैं कि रियो ईटो यहाँ पर नहीं है। तभी पूरे स्टेशन पे रेड लाइट आराम बजना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके सारे गेट बंद होने लगते हैं। बल्कि रियो ने कमांड सेंटर में जाके सभी अलग अलग स्टेशन को बंद करने की कोशिश करता है और बंद कर देता है, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी जगह पर फंसे रह जाएं और आरएक्स की टीम आते ही मैं यहाँ से निकल जाऊं। सब चल ही रहा होता है, तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर सांग भी उस डक्ट के अंदर चली जाती है। वो लूना को पीछे जा जाके एक कमरे के अंदर पहुंचती है। वहाँ पड़ी फोटो को देखकर कि वो उसकी बड़ी बहन सांग वोन का कमरा है और डॉक्टर सांग उसके साथ बड़ी नरमी से पेश आती है, उसको कैंडी देकर उसका विश्वास जीत लेती है। और आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर वोंग को फ्रीजर में ईटो की बॉडी मिलती है और साथ में बचे हुए 4 नूलर सैंपल भी वहां से गायब है। डॉक्टर वोंग कैप्टन को ये सब इन्फॉर्म कर देती है और उनको मेडिकल रूम में आने की कहती है। उसी तरफ हम डॉक्टर सांग को देखते हैं कि उस बच्ची को लूनर वाटर के चक्कर में उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वहाँ के बिस्तर के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक हार्ड ड्राइव रखी हुई है। वो उस हार्ड ड्राइव को सिस्टम पर ला देखती है और उसमें उसको पता चलता है कि ये तो लूना एक्सपेरिमेंट की सारी वीडियो वहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही होती है। सांग एक वीडियो चलाती है। पहले तो लूनर वाटर का इस्तेमाल एक फिश पर करा गया और वो फिश बहुत ही आसानी से पानी को अपने अंदर से पैदा करने लगी और फिश की मौत भी नहीं हुई, क्योंकि फिश तो पानी में जिंदा रहने के लिए ही बनी है। और फिर सीन चेंज होता है कि हम सुन को देखते हैं कि वो कमांड सेंटर पहुंच चुका होता है, वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तो मैप में रियो को देखता है और रियो उसके ठीक पीछे ही होता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई के दौरान सुन रियो से नहीं जीत पाता और रियो उसके पैर में गोली मार देता है। फिर सियोंग गुस्से में आकर कैप्सूल एक
निकालता है कि बस इसी के लिए तुमने सब भाइयों को धोखा दे दिया, और वो गुस्से में उस कैप्सूल को तोड़ देता है। इसके बाद रियो सीयू को 2-3 गोली मारकर जमीन पर गिरा देता है। यहाँ पर भी वही दिक्कत शुरू हो जाती है। लूनर वाटर जैसे ही सीयू के खून से कनेक्ट होता है तो वो बहुत जल्दी विभाजित होने लगता है। सीन चेंज होता है, फिर हम दोबारा डॉक्टर सांग को देखते हैं। वो हार्ड डिस्क में देखती है कि लूनर डिवाइस की दूसरी वीडियो को चलाती है और देखती है कि लूनर डिवाइस में एक दूसरा प्रोग्राम होता है। इंसानों पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं कि इसमें सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। लूना 037 भी एक ऐसी ही बच्ची जिसको पृथ्वी से यहाँ पर लाया गया, एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। मगर लूना 073 इकलौती ऐसी इंसान है जिसकी लूनर वाटर से मौत नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गए कि बस वो अब लूनर वाटर पर ही जिंदा रह सकती है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर सांग के पास जो लूनर वाटर होता है वो उसकी टांग में लगा देती है और यही देखते ही उसका जख्म भर जाता है। फिर दिखाते हैं वो डाटा रूम के नीचे जो विभाजित हो रहा था वो इतनी तरीके से भर चुका था, उसमें पानी पानी था। फिर हम डॉक्टर वॉन्ग और कैप्टन को देखते हैं कि डट के जरिए कमांड सेंटर में पहुंचते हैं और सिस्टम को कमांड देते हैं कि वो सारे गेट को खोल दे। इसके बाद सिस्टम सारे गेट को खोल देता है। फिर सीक्रेट रूम से पानी को भी निकालने की कोशिश करता है, मगर रेलवे स्टेशन चांद की दूसरी साइड में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। जैसे ही पानी स्टेशन से बाहर निकलता है वो तुरंत ही पत्थर में तब्दील हो जाता है, वो पूरी तरीके से बर्फ बन जाता है। साथ में डक्ट में रुका हुआ पानी भी जम जाता है, इससे डक्ट पर प्रेशर बढ़ने लगता है और जगह जगह पर लीकेज होने लगता है। मगर फिलहाल अभी इसी किसी के बारे में पता नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि रियो जहाँ से भाग रहा होता है उसको कैप्टन वहाँ पर पकड़ लेता और गद्दारी के चलते उसे बहुत मारता है, और मौका पाते ही रियो भी अपने आप को बचाने के लिए कैप्टन पर चाकू से हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। कि वो दोनों देखते हैं कि गलियारे में बहुत तेजी से पानी लीकेज होने लगा है, और देखते ही वो दोनों समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आगे हम देखते हैं कि स्टेशन के बहुत से हिस्से पर पानी भरने लगा है। इस तरह हम देखते हैं डॉक्टर सांग और चीफ और वॉन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग और एक्सपेरिमेंट करना पृथ्वी पर तो गैर कानूनी होता है। सरकार इतना छुपाने पर ऐसे कामयाब कैसे रही? डॉक्टर वोंग कहती है कि सरकार ने शायद 5 साल पहले इस हाइड्रेशन का बहाना करके ये स्टेशन बंद कर दिया ताकि कोई इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में जान ना पाए, क्योंकि बात रेडिएशन की है यहाँ पर, इसलिए जानकारी भी नहीं हो पाई। और अब सरकार लूनर वाटर को इसलिए पाना चाहती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा कंटिन्यू कर सके। ये बातचीत चली रही होती है और वहाँ पर कैप्टन आता है और सभी को बताता है हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। तभी अचानक से डॉक्टर सांग देखती है, अजीब सा फील होता है और उसे आइडिया आता है कि वो शायद लूनर वाटर से इन्फेक्ट हो चुकी है। फिर वो जल्दी से जाती है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर सांग को भी बहुत सारी पानी की उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाती है। और कुछ टाइम बाद वो होश में आती है तो एक अचंभत हो जाती है कि मैं बच कैसे गई। फिर डॉक्टर वोंग बताती है कि लूना ने जब तुमको बाइट किया था तो उसका खून से कि उसकी बॉडी से कुछ एंटी चीज निकल के तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्ट हो चुकी है और तुम्हारे खून में मिक्स हो चुकी है, इसलिए लूनर वाटर ने तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा इन्फेक्ट नहीं किया। ये जानने के बाद लूना और लूनर वाटर की वैल्यू बहुत ही बढ़ चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बचे हुए लोग किम से वीडियो कॉल पर बात करते हैं कि रेस्क्यू शिप जल्दी उनके पास पहुंचने वाला है। डॉक्टर सुंग कहती है कि पृथ्वी पर आने के बाद लूना का क्या होगा। किम कहता है कि लूना को सरकार ए ग्रेड सिक्योरिटी में रखेगी, जो एक्सपेरिमेंट उसका वहाँ चल रहे थे सरकार इस पर यहाँ भी कंटिन्यू रखेगी। फिर डॉक्टर सांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि ए ग्रेड सिक्योरिटी में भी जो लूना पर एक्सपेरिमेंट होंगे उसको लूना से और जिस लूनर वाटर पर आप सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो करने को कह रहे हैं कि वो अभी भी बहुत अस्थिर है, उससे पृथ्वी पर बहुत खतरा हो सकता है। किम कहता है कि डायरेक्टर चोई की सरकार में बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा रास्ता निकालूं कि लूना और लूनर वाटर के एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल किया जाए, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ये कहकर किम ऑफलाइन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर जल्दी से वहां से निकलते हैं। लूना उनको बताती है कि उनको कहां से जाना चाहिए। देखते ही देखते सारे लोग लूनर वाटर से गिरने लगते हैं। भागते भागते वो जब ऐसी लोकेशन में पहुंचते हैं जहाँ से वो निकल सकते हैं और वहाँ पर उन्हें रियो मिल जाता है। लेकिन रियो अपनी हालत में नहीं है, वो लूनर वाटर का शिकार बन चुका है। तो पहले तो सभी लोगों को गन पॉइंट पर रोक देता है। जब रियो का फ्लैशबैक देखते हैं कि उसको पहले वेरेल स्टेशन को बंद करने के लिए भेजा था, तो उसे एक ऑर्डर मिलता है कि वहां से उसे किसी सर्वाइवर को बचाना नहीं है। उनमें से ज्यादातर लूनर वाटर से इन्फेक्टेड होते हैं, अगर उन्हें बचाकर पृथ्वी पर लाया गया तो वो उनके लिए बहुत खतरा बन सकते हैं। रियो इस बात को सोच सोच कर बहुत पछता रहा होता है कि मैंने इस तरह 5 साल पहले वेलहेर के स्टेशन के लोगों को मरने दिया। इस दौरान जब वो अपनी आपे से बाहर हो जाता है तो चीफ उसे गोली मार देता है, बदले में रियो भी चीफ को गोली मार जाता है। इससे रियो की मौत हो जाती है और डॉक्टर वोंग रियो के कैप्सूल का बॉक्स उठाती है और वो वहां से चल जाते हैं। तो उस रूम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सबका स्पेस सूट रखा होता है। उस रूम में पहुंचने के बाद कैप्टन रियो उस गेट को खोलने करते हैं तो देखते हैं कि वो बाहर की तरफ से लॉक नहीं हो रहा है। अब मगर कैप्टन सोचते हैं कि उन्हें इस मिशन को बचाना है तो कि उसे अंदर रहकर उस गेट को बंद करना होगा।
फिर डॉक्टर सॉन्ग को इस बारे में पता चलता है कि कैप्टन बिना बताए उस गेट के बाहर चले जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं और सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। ये सीन इस सीजन का बहुत ही इमोशनल सीन होता है। डॉक्टर सॉन्ग और वॉन्ग वहां से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ही दूर जाते हैं तो लूनर वाटर से स्टेशन पे एक धमाका होता है। वो बाहर निकलता है, वो बर्फ में जम जाता है लूनर वाटर। धमाके के बाद लूना और डॉक्टर सॉन्ग और वॉन्ग तीनों ही इधर उधर बिखर जाते हैं। डॉक्टर सॉन्ग और वॉन्ग दोनों को देते हैं लेकिन लूना कहीं नहीं दिखाई देती। कुछ दूर जाने के बाद शाम को लूना के पैरों के निशान दिखते हैं। जब वो उसके पीछे जाती है और देखती है कि और उसने अपना स्पीड सूट निकाल दिया और वो मून के पैर पे ऐसे ही बिना स्पीड सूट के खड़ी हुई है। तो बड़े ही आराम से सांस ले पा रही है। इसका मतलब कि लूना का इम्यूटेशन इतना है कि वो मून पर भी जिंदा रह सकती है। चांद पर रेस्क्यू शिप आता है और वो तीनों को बचाकर पृथ्वी पर ले जाता है। इसी के साथ सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगला एक्सप्लेनेशन किस पे देना है और मुझको बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।